हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं ब्लड रिलेशन की ये 5वीं क्लास। अभी तक जो है हम लोग इस टॉपिक की 4 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने जो है हर टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ा है। ठीक है ना, जितने भी टाइप आपके ब्लड रिलेशन में होते हैं, चाहे वो आपका पजल टाइप हो, ठीक है ना, जिसमें आपका फैमिली बेस्ड क्वेश्चन या ट्री बेस्ड क्वेश्चन या चार्ट बेस्ड क्वेश्चन या जिसे हम रिलेशन बेस्ड पजल भी कह सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को भी हमने सॉल्व करना सीखा। हमने जो है पॉइंटिंग वाइज या इंट्रोड्यूसिंग पर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको भी सॉल्व करना सीखा। हमने जो है कोडेड रिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सीखा। आज की जो क्लास है, 5th जो क्लास, ये लाने का केवल एक ही मकसद है कि आपकी थोड़ा सा प्रैक्टिस इस टॉपिक को लेकर और हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक हमेशा से आपको थोड़ा सा टफ लगता है। ठीक है ना, तो जब आप इसकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जो है आप इस टॉपिक को एकदम समझेंगे कि बहुत आसान है और सच में बहुत आसान है। तो आज की जो क्लास है वो केवल प्रैक्टिस बेस्ड क्लास है। ठीक है ना, आज जो है हम सारे मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, फैमिली ट्री बेस्ड वाले भी और जो है कोडेड रिलेशन वाले भी, सारे के सारे मिक्स क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है पूरी की पूरी प्रैक्टिस पर बेस्ड है कि भाई आपकी थोड़ा सा प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए, ताकि जो है आप एग्जाम में और अच्छा कर पाएँ। और जो आपको ये टॉपिक थोड़ा सा टफ लगता है तो आपको भी लगे कि ये तो बहुत आसान सा टॉपिक है। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ आपके लिए मोटिवेशनल लाइंस जो आपको हमेशा मोटिवेट करती हैं और आपको अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रखती हैं, आपको तैयार करती है कि भाई अपने आप से आप मोटिवेट होइए। ठीक है, कि वो लाइंस हैं कि दर्द गम और डर सब तेरे अंदर है, दर्द गम और डर सब तेरे अंदर है। तो खुद के पिंजरे से निकल कर देख, तू खुद के पिंजरे से निकल कर देख, तू भी एक सिकंदर है। तो सब अपने आप में सिकंदर हैं, आप भी अपने आप में एक सिकंदर हैं। आप अपनी तैयारी को जो है बेहतरीन करिए, आपको सफलता 100% मिलेगी। तो आपको कभी ये नहीं सोचना कि आप हार गए तो अब आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, तो जीतने के लिए तो जीत एक दिन जरूर मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। तो जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए जो है अपने आप को टाइम दीजिए, अपनी जो है मेहनत को बेहतर बनाइए। जिस सब्जेक्ट में आप कम है उसको और बेहतर कीजिए, जो बेहतर है उसको और बेहतर, ताकि जब आपका टाइम आए आपको अपना हुनर दिखाने का, उस समय आप बोलिए कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, और आप करके दिखाइए। दुनिया आपका लोहा मानेंगी, आप इतिहास रचेंगे। लेकिन इतिहास रचने के लिए आपको थोड़ा मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए इतिहास कैसे बन जाएगा? भाई हमारे भाग्य में लिखा है कि हम राजा बनेंगे, कैसे, क्या घर बैठे राजा बन जाएंगे? क्या नहीं, आपको उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मेहनत करते जाइए, और उस थोड़े से चीज़ों को मिला के जब आप उसको मिला लेंगे एक साथ में, देखेंगे बहुत सारी चीज़ें बन गई। इसलिए कहते हैं कि जब तैयारी करो तो भाई ऐसा नहीं कि चलो ठीक है अब पेपर आ रहा है 2 महीने पहले से तैयारी स्टार्ट कर दें, ऐसे नहीं होता। आपको उसके लिए पूरा 1 वर्ष देना पड़ता है। एक बार आपको सही से पूरे सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, हर एक टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ता है, ताकि जब आप एग्जाम टाइम पे, उसमें तो केवल प्रैक्टिस होती है, उस समय केवल प्रैक्टिस होती है, और जब आप उस समय पर प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पर जो है आपको फिर लगता है कि हाँ यार अब मैं कर जाऊँगा। लेकिन उसके पहले आपको हर एक टॉपिक को सही से पढ़ना होगा, हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक को। भाई हर टॉपिक से 1 ही 2 क्वेश्चन तो आपसे पूछे जाते हैं, मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। ठीक है ना, हाँ कुछ टॉपिक ऐसे जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे रीजनिंग में आपका पजल हो गया, वहाँ से तो आपके 10 से 15 क्वेश्चन आना ही आना है। लेकिन अब वो पजल जब टॉपिक हम पढ़ेंगे तो अगर जैसे पजल आपकी जो है ब्लड रिलेशन पर बेस्ड पजल आ गई,
अब हमने अभी छोटी छोटी पजल्स पढ़ी, और जब वहाँ पर जो है पजल्स आएंगी तो बड़ी पजल्स आएंगी। तो जब छोटी चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी तो फिर बड़ा कैसे कर पाएंगे। छोटे के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं, हम तो सोचते थे जब पजल पढ़ेंगे तब ब्लड रिलेशन पढ़ लेंगे, वहीं पर से हम उसको समझ लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आपको उस पजल को करने से पहले इस पजल को समझना पड़ेगा। तो इसलिए जो है आप ब्लड रिलेशन जितनी क्लास से मैंने पढ़ाई हैं उनको शुरू से पढ़ लीजिए, ताकि ब्लड रिलेशन को लेकर के जो भी आपका जो है कन्फ्यूजन रहता है, ये रहता है कि नहीं यार ब्लड रिलेशन बहुत टफ है, आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा देखिए कितना आसान है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको चलना होगा, आपको जो है चीज़ों को समझना होगा। डायरेक्ट जो है आप अगर किसी भी जो है टॉपिक की कोई बीच की क्लास देखते हो, आप आपने उसकी पहली क्लास नहीं देखी, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका नहीं समझा। अब जिनको आता है उनकी बात मैं नहीं कर रहा, वो तो बीच किया, वो तो लास्ट क्लास दे तो भी उनको आ जाएगा, क्योंकि वो पहले चीज़ों को पढ़ चुके हैं, वो बेसिक समझ चुके हैं, उनको केवल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब तो वो क्वेश्चन कहीं फंस रहे हैं तो उनको बात है कि भाई ये कैसे करेंगे। लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं आता, मैं तो उनकी बात करूँ जिनको बिल्कुल नहीं आता, जो बिल्कुल शून्य हो, वो कैसे करें। तो उनको स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ना पड़ेगा। अगर आपको सीढ़ी चढ़ना तो डायरेक्ट आप सबसे ऊपर वाले सीढ़ी में नहीं पहुंचेंगे, आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, नीचे से करेंगे। तो इसलिए शुरुआत अपनी अगर अभी भी आपने नहीं की तो उसको कर दीजिए। और समय नहीं है, समय का वेट मत करिए कि जब वैकेंसी आएगी तब हम ऐसा कर लेंगे। और बैंक की वैकेंसी तो उसका एक टाइम फिक्स होता है, उसका एक शेड्यूल होता है, उसी शेड्यूल पे आती रहती है। उसका आपने देखा कि हर बार का जो कैलेंडर है वो उसी समय पर रिपीट होता है, उसका कुछ आगे पीछे नहीं होता। तो उसके लिए आपको ये नहीं सोचना कि आगे वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी 100%। तो एक वर्ष तो कम से कम अपने आप को तैयारी के लिए दीजिए, तब तो आप आगे अपने से उम्मीद भी कर सकते हैं। 4 दिन की तैयारी में कुछ नहीं होता है। 4 दिन में तो ये होता है कि चलो भाई पेपर दे आते हैं, बस हो गया, देखेंगे जो होगा। अगर आपको यही करना है कि देखेंगे जो होगा तो कोई बात नहीं, पेपर देते रहिए, होता रहेगा। लेकिन अगर आपको सच पे सफलता चाहिए तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को बेहतरीन बनाना पड़ेगा, उस लायक बनाना पड़ेगा कि आपको सफलता मिले। और जब आप अपने आप को उस लायक बना लेंगे तो सफलता 100% आपको मिलेगी। तो चलिए भाई आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको शुरुआत में बताया है कि ब्लड रिलेशन में इंग्लिश में एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है वो आपका जो है वहाँ पर अगर आपको लगता है कि भाई इंग्लिश में इसका ये मीनिंग भी है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखो, अगर आप देखें तो यहाँ पे मुझे डायरेक्ट एक ऑप्शन दिखाई पड़ा ब्रदर इन लॉ। डायरेक्ट मेरी नज़र ऑप्शन पे गई ब्रदर इन लॉ पे। तो ब्रदर इन लॉ कई चीज़ों के लिए प्रयोग होता है हिंदी में। जैसे हिंदी में हम अलग अलग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, जैसे जीजा और साला और जो है देवर। लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड आता है आपका ब्रदर इन लॉ, तीनों के लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। वो तो मेरी वहाँ पे नज़र पहुँच गई तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई अगर ऐसा कुछ आंसर आपका निकला तो आप उसको वहाँ पर ध्यान से आंसर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, तो ये डायरेक्शन आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के लिए है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। ए हैज़ बी मीन्स ए इज़ द सन ऑफ बी। ए हैज़ बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। ए डॉलर बी मीन्स ए इज़ द वाइफ ऑफ बी। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए स्टार बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। ए स्टार बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए एट द रेट बी मीन्स ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का भाई है। और ए एंड बी मीन्स ए इज़ द फादर ऑफ बी। ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो अब उतना कि इफ़ पी हैज़ क्यू डॉलर आर एट द रेट एस एंड टी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यदि पी हैज़ क्यू डॉलर आर एट द रेट एस एंड टी तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ठीक है। देखो जरा, तो अब देखो यहाँ पर आपको हर एक सिंबल का अलग अलग मीनिंग दिया गया है कि किस सिंबल का क्या मीनिंग है। मैंने आपको कोडेड रिलेशन बताया था कि सिंबल के साथ जो अल्फ़ाबेट आएंगे वो आपके जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसके साथ में वो अल्फ़ाबेट आपको नहीं मिलने वाले। तो ये आपके अंदर एक कन्फ्यूजन आता तो फिर कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, इसको ए और बी मानना है। कैसे माना जरा उसको समझ लो। यहाँ पे आपको जो दिया गया वो दिया गया पी हैज़ क्यू
P हैज Q $R एट द रेट S एंड आपका T। अब देखो इसका सबसे पहले आपको क्या बनाना है, डायग्राम बना लेना है। सबसे पहले क्या बनाना है, इसका डायग्राम बना लेना है। तो अब देखो जरा, यहां पर P और Q के बीच में क्या लगा है, हैज। अच्छा, यहां पर A और B के बीच में हैज लगा है। हैज का मीनिंग क्या है कि A इज द सन ऑफ B, A B का पुत्र है। अब देखो यहां पर A का काम कौन करेगा, P, और B का काम कौन करेगा, Q। तो यहां पे हो जाएगा P इज द सन ऑफ Q, यहां पे हो जाएगा P इज द सन ऑफ Q। तो Q को आपने ऊपर बैठा दिया और P को आपने नीचे बैठाया। अब देखो P जो है वह Q का पुत्र, तो P के ऊपर आपने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब देखो हम बात करते हैं Q और S के बीच की। Q और S के बीच में क्या लगा है, सॉरी Q और R के बीच, तो Q और R के बीच में क्या लगा है, डॉलर। तो यहाँ पे देखो डॉलर का मतलब क्या है, $, B मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B। तो यहाँ पर अब देखो ये A का काम करेगा, ये B का काम करेगा। Q किसका काम करेगा, A का, और R किसका काम करेगा, B का। तो यहाँ पर जो है इस डायग्राम को थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा और नीचे से बनाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका P, और P के ऊपर हमने प्लस लगाया, Q को हमने ऊपर लिखा। P जो है Q का पुत्र है, और आगे क्या आ जाएगा जो है कि A इज द, डॉलर का मतलब क्या है, A इज द वाइफ ऑफ B, तो Q इज द वाइफ ऑफ R। अब आपको पता है कि ब्लड रिलेशन में केवल एक रिलेशन ऐसा होता है, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन, जिसमें यदि किसी एक का जेंडर डिफाइन है तो दूसरे का जेंडर आप अपने आप डिफाइन कर सकते हैं, बाकी कोई रिलेशन ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर देखो Q जो है वह R की पत्नी है, तो R Q का पति है। अब देखो R और S के बीच में क्या लगा है, एंड लगा है, ठीक, सॉरी एट द रेट लगा है। एट द रेट का मतलब क्या है, A इज द ब्रदर ऑफ B, तो हो जाएगा R इज द ब्रदर ऑफ S। क्या हो जाएगा, R इज द ब्रदर ऑफ S। ठीक है, अब देखो यस और T के बीच में एंड लगा है। एंड का मीनिंग क्या है, A इज द फादर ऑफ B, तो यस इज द फादर ऑफ T, यस इज द फादर ऑफ T। अब T कौन है, उसका पुत्र है कि पुत्री, कांट से नहीं कह सकते, ठीक है ना, क्योंकि T का जेंडर डिफाइन नहीं है, और जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक रिलेशन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो T के ऊपर हमने ना प्लस लगाया ना माइनस, जिसका जेंडर डिफाइन उसके ऊपर देखो हमने प्लस लगा दिया। प्लस किसको डिनोट करता है, पुरुष को, और माइनस किसको डिनोट करता है, महिला को। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, अब आ जाओ अपने जो है क्वेश्चन पर। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा आपका सही है, T इज द सिस्टर ऑफ R। तो आपने कहा कि T जो है, T का तो वैसे भी जेंडर डिफाइन नहीं है, तो रिलेशन डिफाइन तो होगा नहीं। और अगर जेंडर डिफाइन भी होता, जेंडर डिफाइन भी होता तो भी T जो है वह R की क्या लगती, नीस या नेफ्यू, भतीजा या भतीजी। ठीक है, क्लियर है भाई। अगर इसकी पुत्री होती यस की तो भतीजी लगती, अगर पुत्र होता तो भतीजा लगता, क्योंकि R और S दोनों आपस में भाई भाई हैं। ठीक है, क्लियर। दूसरा क्या है, R इज एन आंट ऑफ P, तो R तो P का जो है पिता है, तो दूसरा भी गलत है। R जो है P का क्या है, पिता है, तो R P की मौसी है। अब देखो R P की मौसी है, अब यहाँ पे अगर होता R P की बुआ है, क्योंकि आंट जो है बुआ के लिए भी प्रयोग होता है, आंट मौसी के लिए भी प्रयोग होता है इंग्लिश में, और आंट चाची के लिए भी होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए तीसरे पे आ जाओ। S इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q, S इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ Q। अब देखो यस जो है Q का देवर है, बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि यस जो है वह Q का ब्रदर इन लॉ है, क्योंकि R जो है यस का क्या है, भाई है, और Q जो है वह R की क्या है, पत्नी है, तो Q जो है वह S की क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ, मतलब भाभी लगेगी। लेकिन Q का S से नहीं बता रहा है, S का Q से बता रहा है, तो S Q का क्या लगेगा, देवर लगेगा या जेठ लगेगा, अर्थात ब्रदर इन लॉ लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, डी भी गलत है। जब भाई आपका एक सही है तो बाकी को चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा कि एस इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ क्यू। तो मैंने शुरुआत में आपको बता दिया था कि ब्रदर इन लॉ जो है जीजा के लिए प्रयोग होता है, साले के लिए प्रयोग होता है,
देवर के लिए भी प्रयोग होता है, जेठ के लिए भी प्रयोग होता है, सबके लिए ब्रदर इन लॉ ही प्रयोग होता है इंग्लिश में। ठीक है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है अब सेकंड नंबर क्वेश्चन भी उसी इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है। ठीक है ना। तो यहां पर देखो है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट आर इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एस। तो निम्नलिखित में से कौन दर्शाता है कि आर एस की बहू है। अब देखो आर जो है वह किसकी डॉटर इन लॉ है, एस की। तो हमें बताना है यहां पर कि आर इज डॉटर इन लॉ ऑफ एस, डॉटर इन लॉ ऑफ एस। तो आपने कहा कि भाई अब यहां पर देखो एक चीज समझो, यहां पर आर का जेंडर डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि आर एस की बहू है, ये आपको निकालना है। एस जो है उसका ससुर है कि उसकी सास है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर सास होगी एस तो भी आर एस की बहू होगी, अगर जो है एस जो है उसका ससुर हुआ तो भी आर एस की बहू होगी। तो यहां पर जो आपको जिसका जेंडर डिफाइन होना चाहिए वो आर का। अच्छा, आर का जेंडर क्या होना चाहिए? तो आपने कहा भाई ये आर का जेंडर फीमेल होना चाहिए। आर का जेंडर क्या होना चाहिए? फीमेल होना चाहिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, अब यहां पर देखो ये चार ऑप्शन हैं, तो पहली बात दिमाग में आती है कि चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब यहां पर ऑप्शन को कम करने का तरीका क्या है? आप सबसे पहले आर का जेंडर डिफाइन करें, जहां जहां जिस ऑप्शन में आर का जेंडर फीमेल होगा उसी ऑप्शन को हमें चेक करना होगा। अगर चारों में आर का जेंडर फीमेल होगा तो चारों चेक करने पड़ेंगे, अगर एक दो में आर का जेंडर फीमेल नहीं होगा तो एक दो ऑप्शन आपके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो जरा चेक करो। तो अभी केवल आप आर का जेंडर डिफाइन करिए, किस किस में आर का जेंडर फीमेल है। ठीक है ना, ये समझ में बात है कि आर का जेंडर फीमेल हमें कैसे चाहिए। आर भाई एस की बहू है, बहू मतलब फीमेल। ठीक है ना, पुत्र की पत्नी, ठीक है ना, पुत्र की पत्नी, एस के पुत्र की पत्नी, वही तो उसकी डॉटर इन लॉ लगेगी, तो इसलिए उसका जेंडर फीमेल। तो यहां पर देखो अगर हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, अगर ऑप्शन ए की बात करते हैं तो यहां पर आर और टी दिया है, तो जहां पर केवल आर है वहीं पर केवल अभी आप दिमाग लगाइए। तो आर स्टार टी, स्टार का मतलब क्या है? ए स्टार बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो आर इज द सिस्टर ऑफ टी, आर इज द सिस्टर ऑफ टी। आर का जेंडर क्या हो गया? फीमेल। ऑप्शन ए बिल्कुल हो सकता है क्योंकि आर का जेंडर फीमेल है। बी में आ जाओ, बी वाले में, बी ऑप्शन को चेक कर लो। आर एंड द है, आर एंड आपका टी है, एंड का मतलब क्या है? ए इज द फादर ऑफ बी, तो आर इज द फादर ऑफ टी, आर इज द फादर ऑफ टी। तो ये तो गलत हो गया भाई, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि आर का जेंडर क्या हो गया? मेल हो गया। आपको चाहिए आर का जेंडर फीमेल, तो एक ऑप्शन तो आपका चला गया। अब आ जाइए सी पे, आर एंड क्यू। तो यहां पर भी देखो एंड का मतलब क्या है? ए इज द फादर ऑफ बी, तो आर इज द फादर ऑफ क्यू, तो सी भी नहीं होगा, सी भी आपका गलत। अब आ जाओ आप डी पर, डी की बात करो तो डी आर और टी के बीच में डॉलर दिया है, डॉलर का मतलब क्या है? ए डॉलर बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो आपका डी क्या हो जाएगा? डी में भी देखो आपका हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा यहाँ पे कि आर इज द वाइफ ऑफ टी। तो यहाँ पर भी जो है आपका आर का जेंडर क्या है? फीमेल है। तो अब आपको ये दोनों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अब ये दोनों ऑप्शन का पूरा डायग्राम आपको बनाना है और बताना है कि आर एस की बहू है, निकलता है कि नहीं। तो जरा पहले सबसे पहले ए का बना लेते हैं, सबसे पहले किसका बना लेते हैं? ए का। ठीक है ना, तो सबसे पहले ए का हम डायग्राम बनाते हैं। देखो क्या बनेगा, यहाँ पे है आपका ए में क्यू एंड आपका आर, एंड का मतलब क्या है? ए इज द फादर ऑफ बी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू इज द फादर ऑफ आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर। ठीक है ना, फिर आ जाएगा आपका आर स्टार टी, तो आर इज द सिस्टर ऑफ टी, आर इज द सिस्टर ऑफ टी। ठीक है ना, फिर टी और पी के बीच में क्या लगा है आपका? एंड, एंड का मतलब क्या है? देखो जरा, ए एंड सॉरी एट द रेट, एट द रेट का मतलब क्या है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो यहाँ पे हो जाएगा टी इज द ब्रदर ऑफ पी, टी इज द ब्रदर ऑफ पी। फिर देखो यहाँ पे है आपका पी हैज़ यू, क्या है? पी हैज़ यू, हैज़ का मतलब क्या है? देखो जरा भाई, पी हैज़ यू, तो ए हैज़ बी का मतलब है ए इज द सन ऑफ बी,
तो यहाँ पे हो जाएगा P इज द सन ऑफ यू, P इज द सन ऑफ यू, तो U ऊपर आ जाएगा, P इज द सन ऑफ यू। अब देखो U और Q आपस में हो गए पति पत्नी, क्योंकि Q जो है वह R का पिता है तो Q T का भी पिता है, Q जो है P का भी पिता है। अब U जो है, अब जब ये पिता है तो ये माँ हो जाएगी, तो U जब P की माँ है तो T की भी माँ होगी और R की भी माँ होगी। और लास्ट में है U स्टार आपका S, स्टार का मतलब क्या है कि A इज द सिस्टर ऑफ B, तो U इज द सिस्टर ऑफ S, तो यस जो है, अब देखो U S की बहन है, अब यस जो है इनका क्या लगेगा, इनका जो है या तो मामा लगेगा या तो मौसी लगेगा, तो पहले ऑप्शन से तो आपका नहीं आया, पहला ऑप्शन तो आपका हो गया भाई गलत, ठीक है ना, क्योंकि पहले ऑप्शन से ये निकल के नहीं आया कि जो आर है वो यस की जो है डॉटर इन लॉ है, ठीक है। अब जरा डी पे आ जाओ, अब जरा डी का डायग्राम बना लेते हैं, डी का डायग्राम बनाते हैं। देखो डी में क्या दिया है, क्यू एंड आर, एंड का मतलब क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू इज द फादर ऑफ आर, क्यू इज द फादर ऑफ आर, ठीक है। फिर क्या है, आर एंड डॉलर टी, डॉलर का मतलब क्या है, ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो आर इज द वाइफ ऑफ आपका हो जाएगा टी, तो टी इज द हस्बैंड ऑफ आर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पे टी और पी के बीच में क्या लगा है, एट द रेट लगा है, ए एट द रेट बी का मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो टी इज द ब्रदर ऑफ हो जाएगा आपका जो है पी, टी इज द ब्रदर ऑफ पी हो जाएगा। पी और एस के बीच में क्या लगा है, हैज, हैज का मतलब क्या है, ए हैज बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, तो जाएगा पी इज द सन ऑफ एस, पी इज द सन ऑफ एस। और लास्ट में है एस एंड यू, एंड का मतलब क्या है, ए इज द फादर ऑफ बी, तो यस इज द फादर ऑफ यू, यस इज द फादर ऑफ यू। तो अब एक चीज देखो, पी और टी आपस में भाई भाई हैं, यू आर जो है वह टी की पत्नी है, तो आर जो है वो यस की क्या लग गई, डॉटर इन लॉ लग गई, बहू लग गई, क्योंकि टी और पी दोनों जो है आपके एस के पुत्र हैं, ठीक है, और ये पुत्र की पत्नी है, तो आर जो है एस की क्या हो जाएगी, डॉटर इन लॉ, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी से ये निकल के आ जाएगा कि आर जो है एस की क्या है, डॉटर इन लॉ है, पत्नी है, सॉरी बहू है, ठीक है ना, डॉटर इन लॉ है, बहू है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका जो है डायरेक्शन 3 और 4 के लिए है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। P परसेंटेज Q मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, P परसेंटेज Q का अर्थ है कि P Q का पिता है। P एट द रेट Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, P एट द रेट Q का अर्थ है P Q की बहन है। P डॉलर Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, P डॉलर Q का अर्थ है P Q का भाई है। और P स्टार Q मीन्स P इज द सन ऑफ Q, P स्टार Q का अर्थ है P Q का पुत्र है। तो इन द एक्सप्रेशन S डॉलर R परसेंटेज Q एट द रेट Y स्टार M, हाउ इज M रिलेटेड टू S। अभिव्यक्ति S डॉलर R परसेंटेज Q एट द रेट Y स्टार M में M S से किस प्रकार संबंधित है। देखो जरा, अब यहाँ पर जो है आपको जो दिया गया एक्सप्रेशन क्या दिया गया है, S डॉलर R परसेंटेज आपका Q, फिर दिया गया है एट द रेट आपका Y, फिर दिया गया है स्टार M। तो सबसे पहला काम है यहाँ से डायग्राम को बना लेते हैं। डायग्राम जरा बनाओ, देखो कैसे बनेगा। तो S डॉलर R, डॉलर का मतलब क्या है देखो जरा, तो आपने कहा P डॉलर Q का मतलब है P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो ये हो जाएगा S इज द ब्रदर ऑफ R, S इज द ब्रदर ऑफ R। फिर R और Q के बीच में क्या लगा है, परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या है, P इज द फादर ऑफ Q, तो यहाँ जो हो जाएगा R इज द फादर ऑफ Q, R इज द फादर ऑफ Q हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो Q और Y के बीच में क्या लगा है, एट द रेट लगा है, तो P एट द रेट Q का मतलब है P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो यहाँ पे हो जाएगा Q इज द सिस्टर ऑफ Y, Q इज द सिस्टर ऑफ Y। Y और M के बीच में क्या लगा है, स्टार, स्टार का मतलब क्या है, P स्टार Q मीन्स P इज द सन ऑफ Q, तो Y इज द सन ऑफ M, Y इज द सन ऑफ M। तो M और R आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि R जो है Q का पिता है तो R Y का भी पिता होगा,
ठीक है ना। और जब y जो है m का पुत्र है तो m जो है वो y की क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, और m जो है q की भी माँ हो जाएगी। क्लियर है। तो देखो m s से किस प्रकार संबंधित है, तो m जो है वह s की क्या है, सिस्टर इन लॉ है। क्या है, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ अर्थात भाभी है। ठीक है ना। तो m जो है s की क्या है, भाभी है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। यस और आर आपस में भाई भाई हैं, भाई की पत्नी भाभी, तो सिस्टर इन लॉ होगी m जो है s की। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है जो उसी इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है कि इन द एक्सप्रेशन n@m स्टार a $s परसेंटेज z हाउ इज s रिलेटेड टू n। अब व्यक्ति n@m स्टार a $s परसेंटेज z में यस z से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला काम क्या है, इसका डायग्राम बनाना। आपको एक्सप्रेशन दिया गया है n@m स्टार a $s परसेंटेज z। ठीक है ना। अब सबसे पहला काम क्या है, इसका डायग्राम बना लेते हैं। देखो डायग्राम बनेगा भाई, यहाँ पर देखिए सबसे पहले @ लगा है। @ का मतलब क्या है, तो आपने कहा p@a का q का मतलब है कि p इज द सिस्टर ऑफ q। तो यहाँ पे हो जाएगा n इज द सिस्टर ऑफ m। ठीक है। अब देखो m और a के बीच में क्या लगा है, स्टार। स्टार का मतलब है p स्टार q मीन्स p इज द सन ऑफ q। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इज द सन ऑफ a। इसको जरा और नीचे बना लेते हैं। तो यहाँ बनेगा आपका n इज द सिस्टर ऑफ m और m इज द सन ऑफ a हो जाएगा। तो m के ऊपर प्लस लगा देते हैं, a को आप ऊपर रख दीजिए। और m जो है a का पुत्र है, तो n जो है a की पुत्री है, क्योंकि n जो है m की सिस्टर है। ठीक है। अब आगे देखिए, अब a और s के बीच में लगा है डॉलर। डॉलर का मतलब क्या है, $q मीन्स p इज द ब्रदर ऑफ q। तो यहाँ पे हो जाएगा a इज द ब्रदर ऑफ s, a इज द ब्रदर ऑफ s। s परसेंटेज z, परसेंटेज का अर्थ क्या है, p परसेंटेज q मीन्स p इज द फादर ऑफ q। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका s इज द फादर ऑफ z, s इज द फादर ऑफ z। ठीक है। अब z के ऊपर हम कोई भी सिंबल नहीं लगाएंगे, ना प्लस का ना माइनस का, क्योंकि z का जेंडर ही क्लियर नहीं है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो यस n से किस प्रकार संबंधित है। तो जो यस है वह n का चाचा लगेगा, क्योंकि n और m जो है किसकी पुत्र और पुत्रियां हैं, a की। ठीक है ना। n जो है a की पुत्री है और m जो है a का पुत्र है। और यस जो है a का क्या है, भाई। तो पिता के भाई क्या लगते हैं, चाचा। तो यस जो है n और m के क्या लगेंगे, चाचा लगेंगे, अंकल लगेंगे। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। एस एन से किस प्रकार संबंधित है, तो एस एन के चाचा हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 5th और 6th क्वेश्चन का डायरेक्शन है कि स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है ये एक कह सकते हैं कि चार्ट बेस्ड क्वेश्चन या ट्री बेस्ड क्वेश्चन या फैमिली बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। इसको कई नाम से हम जान सकते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको रीड करना है, फिर आपको सॉल्व करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो ये नहीं सोचना कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा सा है, बस हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पे है। ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मिल रहा है। ठीक है। तो कह रहा है देयर आर 7 मेंबर्स A, B, C, D, E, F एंड G इन अ फैमिली। देयर आर 2 मैरिड कपल एंड ओनली 3 जनरेशन इन द फैमिली। तो इस चीज़ को जरा अंडरलाइन करते जाइए भाई। यहाँ पे कह रहा है कि 7 लोग हैं जिसमें से 2 मैरिड कपल हैं। ठीक है ना। और 3 जनरेशन की बात हो रही है। ठीक है ना। 3 जनरेशन की बात हो रही है इसमें। F इज द ग्रैंड मदर ऑफ B, हु इज द नीस ऑफ D। ये हु वर्ड को भी अंडरलाइन कर दीजिए। हु इज द नीस ऑफ D। F हैज 1 सन एंड 1 डॉटर। C इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ D।
जी इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ ई, बी हैज़ वन सिबलिंग। एक परिवार में 7 सदस्य ए बी सी डी ई एफ और जी हैं। परिवार में 2 विवाहित जोड़े और केवल 3 पीढ़ियां हैं। ठीक है। एफ बी की दादी है जो डी की भतीजी है। एफ का एक बेटा और एक बेटी है। सी डी का ब्रदर इन लॉ है। जी ई का दादा है और बी का एक भाई है। अब देखिए इसी इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, इस इंस्ट्रक्शन के आधार पे डायग्राम बनाना। और जैसे आप डायग्राम बना लेते हैं तो आप बहुत आसानी से हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहला काम है आपको डायग्राम को बनाना। अगर हाँ क्वेश्चन को पढ़ के आप आंसर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अगर आंसर पढ़ के क्वेश्चन नहीं आ रहा तो फिर क्या करेंगे, फिर तो डायग्राम बनाना पड़ेगा ना। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि भाई पढ़ के आंसर नहीं आ पा रहा, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। जरा डायग्राम देखिए बनाते हैं क्या यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन का। तो देयर आर 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ठीक है। अब कह रहे हैं कि एफ इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी हु इज द नीस ऑफ डी। तो यहाँ पर देखो बी जो है बी के जो पिता हैं, बी के जो पिता हैं, ठीक है ना, बी के पिता की माँ है एफ। ये तो कह रहा है कि एफ इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी, तो बी के पिता की माँ कौन है, आपके जो है एफ। ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि एफ इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी हु इज द नीस ऑफ डी। अब जो ये हु वर्ड होता है हमेशा अपने नजदीक वाले को डिफाइन करता है। तो बी जो है किसकी भतीजी है, डी की। बी किसकी भतीजी है, डी की। तो बी जो है डी की ये भतीजी है, तो डी इसके पिता की या तो बहन होगी और या तो जो है भाई होगा। ठीक है। डी जो है इसके पिता की या तो बहन होगी या तो भाई होगा। ठीक है भाई, अगर चाचा है तो बी उसकी भतीजी लगेगी, अगर बुआ है तो उसकी भतीजी लगेगी। आगे देखो क्या कह रहा है, एफ हैज 1 सन एंड 1 डॉटर। एफ के एक पुत्र और एक पुत्री है। तो भाई एक पुत्र आपका ये हो गया, एक पुत्री, तो डी जो है उसकी पुत्री हो जाएगी, फिर डी उसकी पुत्री हो जाएगी क्योंकि बी जो है डी की भतीजी है। तो बी के पिता की ये बहन है, तो ये हो जाएगी डी उसकी बुआ और बी उसकी हो जाएगी भतीजी। अब आगे देखो क्या कह रहा है, आगे है कि सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। सी जो है वह डी का ब्रदर इन लॉ है। अब देखो ब्रदर इन लॉ मतलब हो गया कि अगर हम बात करें तो डी के जो है भाई, सॉरी डी के पति का भाई, वो ब्रदर इन लॉ सकता है। लेकिन अब यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे 7 मेंबर्स ही हैं। अच्छा आगे क्या दिया है, जी इज द ग्रैंड फादर ऑफ ई, जी इज द ग्रैंड फादर ऑफ ई एंड बी हैज 1 सिबलिंग, अर्थात बी का एक भाई भी है। तो आपने कहा कि ये तो चलो यहाँ पे बिल्कुल सही बन जाएगा कि भाई बी का एक भाई ई हो जाएगा, बी का एक भाई ई हो जाएगा। ठीक है। और जी जो है ई के ग्रैंड फादर है, अर्थात जी जो है एफ के क्या हो जाएंगे, एफ के जो है पति हो जाएंगे। एफ और जी आपस में मैरिड कपल हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे कह रहा है कि देयर आर 2 मैरिड कपल्स, देयर आर 2 मैरिड कपल। तो आपने कहा कि भाई एक मैरिड कपल तो आपका ये है कि बी और ई के जो पिता हैं, बी और ई के जो पिता हैं उनकी जो पत्नी, ठीक है ना, अर्थात बी और ई की जो माँ है, एक मैरिड कपल तो ये हो गया। ठीक है। अब अगर हम दूसरे मैरिड कपल की बात करें तो एफ के 2 पुत्र हैं, सॉरी एफ के एक पुत्र और एक पुत्री है। इस पुत्री की जो है शादी हुई तो उसके पति और उसके पति का जो भाई है वो है आपका सी। उसके पति का भाई कौन है, आपका सी। तो सी क्या लगेगा, जो है ब्रदर इन लॉ लगेगा किसका, डी का। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है भाई। जो आपका जो है क्योंकि 3 आपके इसमें क्या है, मैरिड कपल हैं। एक मैरिड कपल कौन हो जाएगा, बी और ई के जो पिता हैं उनकी पत्नी, अर्थात बी और ई के माता पिता। एक मैरिड कपल ये हो गए। एक मैरिड कपल आपका एफ और जी का हो गया। अब यहाँ पर सी जो है वह डी का ब्रदर इन लॉ है। ब्रदर इन लॉ मतलब क्या हो गया, देवर हो गया। ठीक है। तो देवर और आपका जो है जीजा के लिए भी प्रयोग होता है ब्रदर इन लॉ, और जो है कह सकते हैं कि जीजा के लिए भी प्रयोग होता है ब्रदर इन लॉ, साले के लिए भी प्रयोग होता है ब्रदर इन लॉ।
तो अब यहाँ पर जीजा का रिश्ता तो बनेगा नहीं, ठीक है ना, क्योंकि भाई यहाँ पर एफ के दो, एक पुत्र और एक पुत्री है, तो यहाँ पर देवर का रिश्ता बन जाएगा कि भाई डी की शादी हुई और डी के जो पति हैं उनका भाई है सी, तो सी जो हो गया वो जो है ब्रदर इन लॉ हो गया किसका, डी का। अब देखो दो यहाँ तीन आपके जो है मैरिड कपल भी हो गए, एक ये हो गए, एक ये और एक ये हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका जो है ये पूरा डायग्राम बन के हो गया तैयार, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू द मदर ऑफ बी। एफ जो है बी की माँ से किस प्रकार संबंधित है, तो बी की माँ से जो है एफ किस प्रकार संबंधित है, तो इसकी लगेगी जो है एफ क्या लगेगी, मदर इन लॉ, क्या लगेगी, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ लगेगी, जो सासू माँ लगेगी, ठीक है। बी के माँ की जो एफ है वह मदर इन लॉ लगेगी, सासू माँ लगेगी, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन भी इसी डायग्राम पर बेस्ड है कि हाउ इज सी रिलेटेड टू चाइल्ड ऑफ ए। सी ए के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ तो सी जो है वह डी का क्या है, ब्रदर इन लॉ है, अर्थात देवर है, ठीक है। बी और ई जो है वह डी के क्या है, बी नीस है और ई आपका नेफ्यू है। तो जो आपका जो है सी है, ठीक है ना भाई, ये लगेंगे इनके फूफा अर्थात अंकल, तो सी भी तो इनके क्या लगेंगे, फूफा ही तो लगे, क्या लगे, फूफा, भाई फूफा के भाई फूफा ही तो हुए, उनको आप फूफा ही तो बोलेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अंकल आएगा, यहाँ पर आंसर क्या आएगा, अंकल आएगा, ठीक है ना। लेकिन चाचा नहीं, यहाँ पर फूफा का रिश्ता होगा, फूफा, ठीक है, चाचा नहीं फूफा, ठीक है। लेकिन भाई इंग्लिश में एक ही वर्ड आता है आपका अंकल, ठीक है। वो तो यहाँ पर जो है ट्रांसलेटर की बात है, तो उसने चाचा ही ट्रांसलेट कर दिया। तो भाई यहाँ पर देखो आपका जो है अंकल का मतलब फूफा भी होता है, अंकल का मतलब चाचा भी होता है, ठीक है, क्लियर है। अंकल का मतलब मौसा भी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है, अब ये क्वेश्चन का डायरेक्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस विच फॉलोज। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। इफ ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी। यदि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी का पुत्र है। ए प्लस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी। यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है। ए डिवाइड बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। यदि ए भागे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए माइनस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। यदि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। तो व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू एस्टेब्लिश दैट एम इज द मदर ऑफ जे इन द एक्सप्रेशन। तो यह स्थापित करने के लिए कि अभिव्यक्ति में कि एम जे की माँ है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पर आपको एक्सप्रेशन दिया गया है जो है जे प्लस आपका के, फिर दिया गया है माइनस एल, फिर है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और एम। तो जे जो है जे जो है एम का पुत्र हो चाहे पुत्री हो, लेकिन एम जो है जे की माँ हो, ये आपको यहाँ पे इस्टेब्लिश करना है। तो सबसे पहले आप काम क्या करिए, जहाँ तक आपको कंप्लीट दिया गया है वहाँ तक पहले आप डायग्राम को बना लीजिए। तो यहाँ पर देखो जे प्लस के, प्लस का मीन्स क्या है देखो जरा भाई, तो a प्लस बी मीन्स है a इज द डॉटर ऑफ b, तो j इज द डॉटर ऑफ k हो जाएगा। j इज द डॉटर ऑफ k, j इज द डॉटर ऑफ k, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे k और l के बीच में क्या लगा है माइनस। माइनस का मतलब क्या है, a इज द फादर ऑफ b, तो यहाँ पे हो जाएगा k इज द फादर ऑफ l, k इज द फादर ऑफ l। अब देखो k जो है l का क्या है, पिता है, तो k जो है भाई j का भी तो पिता है, क्योंकि j तो जो है k की पुत्री है। अब अगर k की पत्नी हो जाए m, k की पत्नी हो जाए m, या जो है l जो है m का पुत्र हो जाए या पुत्री हो जाए, इन सारी कंडीशन पे जो है j m का पुत्र हो जाएगा, m जो है j की माँ हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई का क्या मतलब है, a इज द सन ऑफ b। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई रखता हूँ
अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई रखता हूँ तो हो जाएगा L इज द सन ऑफ M, L इज द सन ऑफ M, तो M जो है वह K की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। M जो है वह K की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, और M J की माँ हो गई। तो पहली बात तो मल्टीप्लाई भी आपका सही है। दूसरा देखो प्लस की बात कर लेते हैं, प्लस से आएगा क्या, A इज द डॉटर ऑफ B। अगर यहाँ पे आप प्लस रखते, अगर यहाँ पे आप प्लस रखते तो L इज द डॉटर ऑफ M, प्लस से भी बात बन जाती, प्लस से भी बात बन जाती। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई से भी बात बन रही है, प्लस से भी बात बन रही है। डिवाइड का जरा देखिए, A डिवाइड B मीन्स A इज द वाइफ ऑफ B। अगर डिवाइड रखते तो बात नहीं बनती, क्योंकि फिर L और M के बीच पति पत्नी का रिश्ता बन जाता। तो डिवाइड तो आपका सही नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो आपका गलत है। माइनस A इज द फादर ऑफ B, माइनस से भी बात नहीं बनेगी, तो C और D दोनों से बात बन जाएगी, मल्टीप्लाई से भी और प्लस से भी। तो यहाँ पे आंसर ई आपका सही होगा कि या तो आप C रख दीजिए या तो आप D ऑप्शन में रख दीजिए, ठीक है ना। तो आइदर C और D, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। 8th नंबर क्वेश्चन भी आपका जो है इसी इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिलेशन आर ट्रू बेस्ड अपॉन द रिलेशंस गिवन इन द क्वेश्चन। प्रश्न में दिए गए संबंधों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। अब देखो यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है, जे डिवाइड के मल्टीप्लाई L माइनस M प्लस N। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो J डिवाइड आपका K है, डिवाइड का मतलब क्या है देखो जरा भाई, A डिवाइड B मीन्स है A इज द वाइफ ऑफ B, तो जगह J इज द वाइफ ऑफ K, तो जगह K इज द हस्बैंड ऑफ J, ठीक है। फिर K और L के बीच में क्या लगा है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, A मल्टीप्लाई B मीन्स A इज द सन ऑफ B, तो यहाँ पे जगह K इज द सन ऑफ L। इसको और नीचे से बना लेते हैं, J इज द वाइफ ऑफ K आपका, और क्या दिया, K इज द सन ऑफ L, तो L ऊपर हो जाएगा K नीचे हो जाएगा। आगे देखो क्या है, L और M के बीच में क्या लगा है माइनस, तो A माइनस B का मीन्स क्या है, A इज द फादर ऑफ B, तो ये हो जाएगा L इज द फादर ऑफ M। तो M जो है वह K का या तो भाई होगा या तो बहन होगी। आगे है M प्लस N, प्लस का मतलब क्या है, A प्लस B मीन्स है A इज द डॉटर ऑफ B, A इज द डॉटर ऑफ B, तो M इज द डॉटर ऑफ N। तो N जो है वह L की पत्नी हो जाएगी, L और N आपस में पति पत्नी हो जाएंगे, क्योंकि देखो L इज द फादर ऑफ M और M इज द डॉटर ऑफ N। तो भाई M जो है N की पुत्री है और L जो है M के पिता हैं, तो भाई N जो है वह L की क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, L और N आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। तो पहला देखिए क्या कह रहा है, K इज द ब्रदर ऑफ N, K इज द ब्रदर ऑफ N, ये तो गलत है भाई, K इज द सन ऑफ N होगा। J इज द डॉटर इन लॉ ऑफ M, J इज द डॉटर इन लॉ ऑफ M, ये भी गलत है, क्योंकि जो है J जो है वह सिस्टर इन लॉ है M की, ठीक है ना, J M की भाभी है, ठीक है। J जो है डॉटर इन लॉ किसकी है, L की और N की, J इज द डॉटर इन लॉ ऑफ N, ये देखो सही है, ये आपका सही है, क्योंकि J जो है N की डॉटर इन लॉ है, बहू, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका जो है 9 to 11 के लिए है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को रीड करना है और फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। और यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्शन आपका दिया गया है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस विच फॉलो। निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। P माइनस क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, P माइनस क्यू का अर्थ है P Q का पिता है। P डिवाइड Q मीन्स P इज द सिस्टर ऑफ Q, P डिवाइड Q का अर्थ है P Q की बहन है। P मल्टीप्लाई Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q, P मल्टीप्लाई Q का अर्थ है P Q की माँ है। P प्लस Q मीन्स P इज द ब्रदर ऑफ Q, P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है। तो बीच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स A इज नेफ्यू ऑफ B, तो निम्नलिखित में से किसका अर्थ है A B का भतीजा है। तो यहाँ पर देखो, अब देखो हमें निकालना है कि A इज नेफ्यू ऑफ F, A इज नेफ्यू
ए इज नेफ्यू ऑफ बी निकालना है, ए इज नेफ्यू ऑफ बी। तो आपने कहा कि ए का जो है जेंडर, ए का जो है जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। ए का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। भाई अगर बी जो है ए की बुआ हो गई तो भी ए जो है उसका भतीजा लगेगा, अगर चाचा होगा तो भी भतीजा लगेगा, लेकिन ए जो है भतीजा अर्थात ए का जेंडर मेल होना चाहिए। तो सबसे पहला काम करते हैं, ए का जेंडर डिफाइन करते हैं। देखो ए प्लस सी, प्लस का अर्थ क्या, देखो जरा, पी प्लस क्यू, पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, तो ए इज द ब्रदर ऑफ सी, बिल्कुल ए का जेंडर प्लस है, यहाँ पे पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा देखो ए प्लस डी, यहाँ भी हो जाएगा ए इज द ब्रदर ऑफ डी, यहाँ भी आंसर आपका जो है बी भी हो सकता है। ए डिवाइड आर, डिवाइड का अर्थ क्या है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ए इज द सिस्टर ऑफ आर हो जाएगा। ए का जेंडर माइनस हो गया, फीमेल, ये भी नहीं होगा, आंसर डी भी नहीं होगा क्योंकि ए इज द सिस्टर ऑफ ई। तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए, अब केवल ए और बी आपको चेक करना है। अगर ये दोनों गलत हो जाएंगे तो ऑप्शन ई आपका फिर सही हो जाएगा। तो सबसे पहले ए को चेक कर लेते हैं भाई, ए का डायग्राम जरा बना लेते हैं। देखो ए का जरा डायग्राम बनाते हैं, क्या बनेगा, तो ए प्लस सी, ठीक है, प्लस का मतलब क्या है, तो आपने कहा ए पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, तो ए इज द ब्रदर ऑफ सी, ए इज द ब्रदर ऑफ सी। सी माइनस बी, माइनस का अर्थ क्या है, P माइनस क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ Q, तो C इज द फादर ऑफ B, C इज द फादर ऑफ B। फिर आपका B मल्टीप्लाई K, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, P इज द मदर ऑफ Q, तो B इज द मदर ऑफ K, B इज द मदर ऑफ K, ठीक है। अब यहाँ पर देखो A जो है क्या कह रहा है कि A B का भतीजा है, तो यहाँ पर जो है A जो है B का चाचा हो गया, B जो है A की भतीजी हो गई, तो पहला तो आपका गलत हो गया भाई। इससे तो ये निकल आया कि बी जो है ए की भतीजी है, ठीक है। अब जरा दूसरे पे आ जाओ, बी पे आ जाओ, बी का जरा डायग्राम बना लेते हैं, बी वाले ऑप्शन का। बी डिवाइड एच, डिवाइड का मतलब क्या है, पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, तो बी इज द सिस्टर ऑफ एच, बी इज द सिस्टर ऑफ एच, बी इज द सिस्टर ऑफ एच। फिर है आपका जो है h माइनस ए, माइनस का अर्थ क्या है, p माइनस ए, p इज द फादर ऑफ q, तो ये जाएगा h इज द फादर ऑफ a, h इज द फादर ऑफ a। और a प्लस डी, तो a प्लस डी का मतलब है a इज द ब्रदर ऑफ d, तो a देखो d का क्या हो गया, भतीजा हो गया, a d का क्या हो गया, भतीजा हो गया भाई। b जो है h की बहन है, और जो है a जो है a का h का क्या है, पुत्र है, तो पिता की बहन क्या लगती है, बुआ, और हम उसके क्या लगेंगे, भतीजा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन से निकल के आ जाएगा कि ए बी का भतीजा है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। अगला देखिए आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है जो उसी आपके इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है। बीच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स पी इज द ग्रैंड फादर ऑफ जे, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि पी जे का दादा है। अब देखो पी जे का दादा है तो पी का जेंडर क्या होना चाहिए, पी का जेंडर क्या होना चाहिए, तो आपने कहा पी का जेंडर मेल होना चाहिए, पी का जेंडर क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो पी का सबसे पहले जेंडर डिफाइन कर लो भाई। यहाँ पे पी दिया है u माइनस पी, माइनस का अर्थ क्या है, देखो जरा भाई, आपने कहा p माइनस यू, p इज द फादर ऑफ q। अब देखो p इज द फादर ऑफ q, तो u इज द फादर ऑफ p, u इज द फादर ऑफ p। अब क्या p का जेंडर डिफाइन हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, अब p का जेंडर डिफाइन होगा ही नहीं आगे। जब p का जेंडर डिफाइन होगा ही नहीं तो ऑप्शन ए तो आपका गलत है, क्योंकि जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा तब तक रिलेशन डिफाइन हो ही नहीं सकता। अब आगे p का जेंडर डिफाइन नहीं होगा, इसलिए आप यहाँ पर ये डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि p जे का दादा है कि दादी है, इसलिए पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखो p मल्टीप्लाई आपका g, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, p इज द मदर ऑफ q, तो p इज द मदर ऑफ g हो जाएगा, दूसरा भी गलत, क्योंकि p जे का दादा तो p का जेंडर आपका मेल होना चाहिए, यहाँ तो फीमेल है, तो ये भी गलत। तीसरे पे आ जाओ p माइनस b, माइनस का अर्थ क्या है, p इज द फादर ऑफ q, तो p इज द फादर ऑफ b, ये बिल्कुल हो सकता है, p इज द फादर ऑफ t, ये भी हो सकता है। तो अब जरा c और d का डायग्राम बना लो। तो सबसे पहले c का डायग्राम बना लेते हैं। देखो c का डायग्राम क्या बनेगा, तो आपने कहा p माइनस b, तो p इज द फादर ऑफ b, p इज द फादर ऑफ आपका हो जाएगा b, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर p b और j के बीच में क्या लगा आपका डिवाइड,
तो P डिवाइड Q मीन्स क्या है, P इज द सिस्टर ऑफ Q, तो ये हो जाएगा B इज द सिस्टर ऑफ J, B इज द सिस्टर ऑफ J, और फिर J क्या हो जाएगा, J इज द सिस्टर ऑफ R। तो फिर P जो है वह J का क्या हो गया, पिता हो गया, तो C भी आपका क्या हो गया, गलत। अब आ जाओ आप D पे। अगर D को हम देखें तो D का देखो यहाँ पे क्या बनेगा, D का डायग्राम जब बनाते हैं देखो क्या बनेगा यहाँ पर, तो P माइनस T, माइनस का अर्थ क्या है, P जो है वह T का पिता है, फिर है T माइनस J, तो T जो है वह J का पिता है, T जो है वह J का पिता है, और J डिवाइड S, J जो है वह S की क्या है, बहन है, तो जो है P जो है J का क्या हो गया दादा, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला देखिए आपका 11th नंबर का क्वेश्चन है। अब इसी इंस्ट्रक्शन पर बेस्ड है कि हाउ इज आर रिलेटेड टू बी इन द एक्सप्रेशन b डिवाइड c माइनस एस प्लस आर। अभिव्यक्ति b डिवाइड c माइनस एस प्लस आर में r b से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहला काम क्या है, इसका डायग्राम बनाना। आपको एक्सप्रेशन दिया गया है b डिवाइड c, फिर दिया गया है माइनस एस प्लस का आपका r। तो जब यहाँ पे आप इसका डायग्राम बनाएंगे देखो क्या बनेगा, b डिवाइड c, डिवाइड का अर्थ क्या है, p डिवाइड q मीन्स क्या है, p इज द सिस्टर ऑफ q, तो ये जाएगा b इज द सिस्टर ऑफ c, b इज द सिस्टर ऑफ c, फिर c और s के बीच में क्या लगा है, माइनस, तो p माइनस q मीन्स क्या है, p इज द फादर ऑफ q, तो जाएगा c इज द फादर ऑफ s, c इज द फादर ऑफ s, s और r के बीच में क्या लगा है, तो प्लस लगा है, तो प्लस का मतलब क्या है, p प्लस q मीन्स है p इज द ब्रदर ऑफ q, तो यहाँ पे हो जाएगा s इज द ब्रदर ऑफ r, s इज द ब्रदर ऑफ r। तो यहाँ पे है कि r b से किस प्रकार संबंधित है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्या r का जेंडर डिफाइन है, क्या r का जेंडर डिफाइन है, तो आपने कहा नहीं, r का जेंडर डिफाइन नहीं है। r जो है s का भाई है कि बहन, कांट से नहीं कह सकते क्योंकि आगे कुछ दिया ही नहीं गया। जब r का जेंडर डिफाइन नहीं है तो अब ये देखो r जो है b का या तो नीस लगेगी, ठीक है ना, या तो नीस या तो नेफ्यू, ठीक है, या तो क्या लगेगा, नेफ्यू लगेगा अर्थात भतीजा लगेगा, या तो जो है भतीजा या तो भतीजी। तो अब यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑप्शन डी आपका ई आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आर का जेंडर डिफाइन नहीं तो रिलेशन डिफाइन नहीं है। अब ये क्लियर है कि ये तो नीस लगेगा तो नेफ्यू लगेगा, लेकिन क्या लगेगा ये क्लियर नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन आपका ई बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अब देखिए आपका 12th और 13th नंबर के लिए आपका इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि स्टडी द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। P इज द फादर ऑफ M, who is brother in law of K, N is the daughter in law of Z, who is the grandmother of L, P has only 2 children, 1 son and 1 daughter, X is sister in law of N, P is the father in law of N, K is unmarried। ठीक है, ये तो पूरा इंस्ट्रक्शन आपका दिया गया था, हिंदी में पढ़ लेते हैं। P M का पिता है जो K का ब्रदर इन लॉ है, N Z की बहू है जो L की दादी है, P के केवल 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है, X N की भाभी है, P N का ससुर है और K अविवाहित है। अब इस इंस्ट्रक्शन के आधार पर सबसे आपको पहले क्या बनाना है, तो इसका बनाना है डायग्राम। डायग्राम बनाने के बाद फिर हम इसका देते हैं हर एक क्वेश्चन का आंसर। तो सबसे पहले हम इसका बना लेते हैं डायग्राम। तो यहां पर देखिए अगर इसका हम डायग्राम बनाते हैं तो देखिए कैसे बनेगा आपका, जो है P इज द फादर ऑफ M, हु इज अ ब्रदर इन लॉ ऑफ K। तब ये हु वर्ड किसके लिए, किसको डिफाइन करता है, उसके नजदीक वाले को। तो यहां पर देखो P जो है वह M का पिता है, P जो है M का पिता है, P जो है M का पिता है, और जो है M जो है वह K का क्या है, ब्रदर इन लॉ है। अब ब्रदर इन लॉ मतलब क्या हो गया, जीजा हो गया, बहनोई हो गया। तो M जो है वह M की पत्नी का भाई है K, ठीक है ना, या कह सकते हैं K की जो बहन है उसका पति है M। तो M जो है K का क्या है, ब्रदर इन लॉ है, ठीक है, अर्थात बहनोई है, ठीक है। अब देखो आगे क्या कह रहा है,
एन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जेड हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ एल। अब देखो ये हु किसके लिए प्रयोग होगा, उसके नजदीक वाले के लिए। तो यल की दादी कौन है, जेड, और एन इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जेड, और एन जो है क्या है, जेड की क्या है डॉटर इन लॉ अर्थात बहू है। अब देखो अगर मैं इस रिलेशन को यहां पर बनाता हूं तो यहां पर देखो मैं इसको कैसे बना सकता हूं। अगर मैं मान लूं कि जेड जो है वह पी की पत्नी है, ठीक है ना, पी की पत्नी है, तो ये हो जाएगा एन, ये एम की जो पत्नी वो हो जाएगी एन, और इन दोनों का जो बच्चा है वो हो जाएगा आपका एल, वो हो जाएगा आपका एल, ठीक है ना, वो हो जाएगा आपका एल। तो एल की दादी कौन हो जाएगी, जेड। तो रिलेशन बन गया भाई, एल के पिता आपके एम की माता जेड, तो जेड जो है एल की दादी हो गई, और एन जो है वह जेड एम की पत्नी, तो जेड जो है एन की क्या हो गई, जो है मदर इन लॉ हो गई, ठीक है ना, सॉरी एन जो है जेड की क्या हो गई, डॉटर इन लॉ हो गई। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि P हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, 1 सन एंड 1 डॉटर। तो एक पुत्र तो M है, एक पुत्री भी है उसके, एक पुत्री भी है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि X इज सिस्टर इन लॉ ऑफ N। X, अब यहां पर देखो सिस्टर इन लॉ भाभी के लिए भी, सिस्टर इन लॉ जो है ननंद के लिए भी। तो अगर यहां पर मैं देखूं तो X जो है क्या लगेगी, ननंद लगेगी जो है N की। तो एक्स एन की क्या है, भाभी नहीं ननंद है, यहां पे होना चाहिए ननंद, ठीक है। क्योंकि भाई देखो पी के 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे में एक बच्चा एम हो गया, एक बच्चा दूसरी जो है पुत्री एक्स हो गई, तो एक्स जो है एन की क्या लग जाएगी, सिस्टर इन लॉ क्या लग जाएगी, ननंद लग जाएगी। क्योंकि भाई की पत्नी भाभी, तो एन लगेगी एक्स की सिस्टर इन लॉ, और एक्स लगेगी एन की जो है सिस्टर इन लॉ मतलब ननंद। तो सिस्टर इन लॉ के कई जो है मतलब वहां पर होते हैं, ठीक है। और इसलिए जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर भाभी, तो फिर भाभी का यहाँ पर रिश्ता कैसे बनेगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इस हिसाब से जब आप कर रहे हैं तो इस कन्फ्यूजन को आप दूर रखें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्स जो है एम की बहन हो जाएगी। अब क्या देखो पी एन का ससुर है, तो पी एन का ससुर है मतलब पी जो है पी का पुत्र कौन है, एम, ठीक है ना, पी का पुत्र कौन है, एम। तो एम की पत्नी हो गई है, जो हमने पहले ही क्लियर कर रखा है, ठीक है। के अविवाहित है मतलब के की शादी नहीं हुई है, के की शादी नहीं हुई है, और के का जेंडर भी डिफाइन नहीं है, क्योंकि एम जो है के का ब्रदर इन लॉ है। के जो है जो एन है उसकी बहन भी हो सकती है और उसका भाई भी हो सकता है, ठीक है। तो के जो है एम का साला भी हो सकता है, साली भी हो सकती है, लेकिन के अविवाहित है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, इफ के इज द वाइफ ऑफ जे। अब देखो यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि इफ के इज द वाइफ ऑफ जे देन व्हाट कुड बी द रिलेशन ऑफ जे विथ रिस्पेक्ट टू एन। यदि के जे की पत्नी है, अब देखो यहाँ पर ये एक आपको कंडीशन दी गई है, इस कंडीशन के आधार पर हम यहाँ पे अगर इसको देखें, यदि के जो है जे की पत्नी अर्थात के की यदि शादी हो जाए, और के की शादी किससे हो जाए, जे से, तो भाई अगर के जे की पत्नी है तो जे के का पति हो जाएगा। तो आपको बताना है कि एन के संबंध में एन के संबंध में जे का क्या संबंध हो सकता है। तो भाई देखो अगर जो है के की शादी जे से हो जाती है तो जे एन का क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा। क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा, अर्थात जीजा लगेगा, ठीक है ना। अगर के की शादी हो जाती है जे से, तो भाई के जो है अगर के की शादी हो जाती है, के जे की पत्नी है, ठीक है ना, यदि के जे की पत्नी है तो जे के का पति हो जाएगा, तो जे जो है एन का क्या लगेगा, उस कंडीशन में जीजा लगेगा अर्थात ब्रदर इन लॉ लगेगा, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन भी इसी जो है आपके फिगर पर बेस्ड है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एल विथ रिस्पेक्ट टू एस। एक्स के संबंध में एल का क्या संबंध है, ठीक है ना, एक्स के संबंध में। तो बगैर देखो अगर एक्स के संबंध में बात करें एल की, तो एल जो है यक्स का क्या लगेगा। अब एल का जेंडर डिफाइन है क्या, नहीं, यहां पर तो केवल इतना दिया गया है कि जेड जो है एल की दादी है और कुछ नहीं दिया गया। तो भाई अगर देखो एल जो है एम की पुत्री होगी तो भी जेड दादी होगी, और अगर एल जो है एम का पुत्र हुआ तो भी जो है जेड दादी होगी। तो एल का जेंडर डिफाइन नहीं है, तो एल जो है वह है एक्स का क्या क्या लग सकता है, या तो नीस होगा, ठीक है ना, नीस होगा, या फिर नेफ्यू भी तो हो सकता है। आपने कहा सर नेफ्यू भी तो हो सकता है, तो भतीजा और भतीजी में से दोनों में से कुछ होगा, क्योंकि
एल का जेंडर डिफाइन नहीं है। तो भतीजा और भतीजी दोनों हो सकता है एल एक्स का, तो यहां पे आंसर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि एल का जेंडर डिफाइन नहीं है, जब जेंडर डिफाइन है तो रिलेशन डिफाइन नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई आपका कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इस प्रकार से आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।